हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी जैसा आपको पता है कि आरजेएस प्री एग्ज़ाम्स जो है वो अनाउंस्ड है। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन पिनल कोड को यानी कि भारतीय दंड संहिता। देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है ये हमेशा भारत में अपराधों के बारे में वर्णन करती है, यानी कि जब भी कोई अपराध होगा तो भारतीय दंड संहिता जो है वो लागू होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड को स्वीकृति जो है यानी कि इसको एक्सेंट जो है वो कब मिला। अगर अपन इसको बोलते हैं एसेंट जो है वो इसको कब मिला, इसको स्वीकृति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 में इसको स्वीकृति मिली। 6 अक्टूबर 1860 में इसको स्वीकृति मिली थी, जबकि ये इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स्ड का मतलब है यहाँ पर लागू होना, और ये जो है लागू कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 जो है 62 उसमें ये लागू हुआ था। यानी कि आईपीसी को स्वीकृति तो मिली थी 6 अक्टूबर 1860 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में, 1862 में लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। अब यहाँ पर जो आईपीसी हम पढ़ते हैं वो 1860 की आईपीसी पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुराना जो लॉ है वो क्या है, आईपीसी है, क्योंकि आईपीसी के बाद में ही सीआरपीसी, सीपीसी ये सब आए थे। तो सबसे पहले क्या था, वो आईपीसी है जिसको अपन पढ़ते हैं। अब देखिए आईपीसी बेसिकली है क्या, आईपीसी जो होती है वो हमेशा अपराध की व्याख्या करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपराध की व्याख्या करना जो होता है, अपराध की जो व्याख्या है वो यहाँ पर आईपीसी में की गई है। अब अपराध को यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आखिर अपराध है क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि आखिर अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध का मतलब यहाँ पर यह है कि लोक कार्यों का उल्लंघन करना, लोक कार्य का उल्लंघन करना, लोक कार्य का उल्लंघन करना अपराध है, अपराध कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो कि लोक कार्य में सामाजिक अपराध करता है, सामाजिक नियमों को तोड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ऐसा व्यक्ति अपराधी कहलाता है। और ये जो है उसका ये कार्य अपराध होता है। हमारी आईपीसी में जो दंड दिया गया है वो अपराध के लिए दिया गया है, ना कि अपराधी के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से अपराधी बन के नहीं आता, बल्कि समाज काल और परिस्थितियाँ उसको अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो जो सज़ा दी जाती है, जो पनिशमेंट दिया जाता है, वो पनिशमेंट हमेशा अपराध के लिए होता है। तो जो सज़ा जो होगी वो हमेशा किसके लिए होगी, अपराध के लिए होगी। अब देखिए अपराध को यहाँ पर आईपीसी में जो अपराध है, अपराध की परिभाषा यहाँ पर ऑफेंस को मान के की गई है, यानी कि यहाँ पर ऑफेंस को अपराध माना है। ऑफेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, अपराध है, जबकि यहाँ पर जो है क्राइम को अपराध नहीं माना है। यानी कि क्राइम जो है यहाँ पर अपराध तो है, लेकिन आईपीसी में कहीं पर भी क्राइम के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जबकि आईपीसी में केवल और केवल ऑफेंस के बारे में बात की गई है। आईपीसी ऑफेंस के बारे में बताता है, आईपीसी कभी भी क्राइम के बारे में नहीं बताता। अब देखिए क्राइम जो है ना यहाँ पर वाइड सेंस में है, क्राइम की डेफिनेशन क्या है, वाइड सेंस में है। अब अगर अपन बात करें कि सब ऑफेंस क्या आईपीसी में कहाँ कहाँ पर है, तो ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 में ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया है। आईपीसी का सेक्शन नंबर 40 जो है वो ऑफेंस को बताता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 2N जो है वो यहाँ पर बताएगा, अपराध के बारे में बताता है कि आखिर अपराध क्या है और अपराध में किस किस प्रकार का अपराध होगा और कहाँ कहाँ किस प्रकार का दंड जो है वो दिया जाएगा, पनिशेबल है या नॉट पनिशेबल है। तो देखिए
अपराध जो है, अपराध को आईपीसी में परिभाषित किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा आईपीसी केवल अपराध को डिफाइन करती है और अपराध की को यहाँ पर ऑफेंस से लिया गया है। अपराध को कहीं पर भी जो है क्राइम से नहीं बताया गया है। तो जब भी अपराध होगा तो आईपीसी एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर अपराध नहीं होता तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होती। देखिए यहाँ पर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा जो है बता सकते हैं कि आईपीसी जो है वो केवल और केवल अपराध को बताती है। तो अपराध का मतलब है कि यहाँ पर पूरी आईपीसी जो है वो ऑफेंस को परिभाषित करती है कि यदि ऑफेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसका नाम मान लेते हैं राजन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अगर एक व्यक्ति उसका नाम राजन है और वो बहुत ही परफेक्ट जो है वो क्या है, स्विमर है। स्विमर को हिंदी में अपन बोलते हैं तैराक। अब देखिए जो तैराक होता है वो क्या करता है, पानी में जो है वो स्विम करेगा, तो स्विमर है। राजन जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा तैराक है और राजन जो होता है वो एक बार किसी स्विमिंग पूल के पास में जो है वो बैठा होता है और वहाँ पर बैठ के वो सनबाथ ले रहा होता है। अचानक से वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा जो है 5 साल का बच्चा जो है वो वहाँ पर कहीं से खेलता खेलता वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। अब देखिए ये जो राजन है वो इस बच्चे को नोटिस करता है, लेकिन इस बच्चे को नोटिस करने के बावजूद भी ये उसे क्या करता है, बचाता नहीं है, यानी कि ये उसको सेव नहीं करता। और थोड़ी देर में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, डूब के उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो बच्चा जो है वो मर जाता है। अब ये बताएं कि यहाँ पर राजन ने कौन सा अपराध किया है। तो देखिए यहाँ पर राजन ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आईपीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जान को बचाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लीगली बाउंड नहीं है, हम कानूनी रूप से जो है प्रतिबद्ध नहीं है कि हम ऐसे किसी की रक्षा करें। तो किसी का जीवन बचाना आईपीसी में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पर राजन जो है उसने कोई अपराध नहीं किया और उसे यहाँ पर कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। अब देखिए हम इसे आगे और पढ़ते हैं। तो देखिए बेसिकली जो अगर अपन बात करते हैं आईपीसी, तो देखिए आईपीसी जो है वो जैसा हमने बताया कि किसको बताएगी, आईपीसी जो होती है वो केवल और केवल दंड के बारे में बताती है कि जब भी अपराध होगा तो अपराध के बारे में व्याख्या करने का काम जो है वो किसका है, आईपीसी का है। अब देखिए आईपीसी में अगर हम बात करें तो पहले आईपीसी में जो है पहले 488 जो है वो सेक्शंस थे, 488 जो है वो सेक्शंस थे। लेकिन अब जो है यानी कि अपन अब बात करते हैं यानी कि नाउ, यानी कि अब जो है करंट में कितने सेक्शन हैं। अब जो है टोटल सेक्शन यहाँ पर आईपीसी में, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो आईपीसी में 511 है। 511 जो है वो टोटल सेक्शंस हैं। टोटल चैप्टर्स आईपीसी में, टोटल चैप्टर्स आईपीसी में 23 है। तो देखिए आईपीसी में जो है टोटल सेक्शन तो 511 है, लेकिन आईपीसी में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 23 है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे लॉन्गेस्ट चैप्टर। हम यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर 17 नंबर का चैप्टर है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है। और सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 23 है। सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर यहाँ पर 23 है। आईपीसी जो है उसे सबसे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया, लागू किया गया, अप्रूव किया गया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम विधि आयोग के द्वारा इसे जो है मंजूरी मिली। और यहाँ पर प्रथम विधि आयोग के द्वारा इसे मंजूरी मिली। किसकी मंजूरी मिली, गवर्नर, यानी कि गवर्नर जो था उसने इसको क्या किया, अप्रूव किया। अब देखिए यहाँ पर जो थे वो थे लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड
मेकाले जो है, तो लॉर्ड मेकाले जो है वो आईपीसी के जनक कहे जाते हैं। लॉर्ड मेकाले जो है वो आईपीसी के जनक कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आईपीसी को इंट्रोड्यूस करने का सबसे पहला काम जो है वो लॉर्ड मेकाले ने किया था। और लॉर्ड मेकाले जो है वो क्या है, उन्होंने जो है सबसे पहले आईपीसी को लॉन्च किया था। तो आईपीसी के जनक जो है वो लॉर्ड मेकाले कहे जाते हैं। अब देखिए आईपीसी यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे आईपीसी एक प्रकार की मौलिक विधि है। आईपीसी जो है वो एक प्रकार की मौलिक विधि है। मौलिक विधि को इंग्लिश में अपन बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटेंटिव लॉ है। तो मौलिक विधि का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आईपीसी में जिस अपराध की व्याख्या की गई है, मौलिक विधि वह विधि होती है जो कि नियमों के बारे में, कानून के बारे में व्याख्या करती है, उसका वर्णन जहाँ पर होता है उसको जो है मौलिक विधि या सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। जबकि प्रोसीजर लॉ या प्रक्रियात्मक विधि वो होती है जहाँ पर इनका क्रियान्वयन किया जाता है, इनको लागू किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट, ये जो सभी हैं वो यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। जबकि हिंदू लॉ, मॉडर्न लॉ एंड आईपीसी, हमारी आईपीसी एंड टीपी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि कहलाते हैं। मौलिक विधि को हम लोग या मूल विधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मूल रूप में उनका वर्णन होता है। तो देखिए यहाँ पर आईपीसी क्या है, आईपीसी यहाँ पर मौलिक विधि है। मौलिक विधि इस प्रकार से क्योंकि इसमें क्या है, अपराध के बारे में बात की गई है, अपराध का वर्णन किया गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं मौलिक विधि कहते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं कि आखिर आईपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, कहाँ कहाँ लागू होती है, तो देखिए पहले आईपीसी क्या थी, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आईपीसी जो होती है वो अप्लाइड होती है, यानी कि लागू होगी। आईपीसी जो होगी वो लागू होगी पूरे भारत में, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे होल इंडिया। होल इंडिया का मतलब है कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ पूरे भारत में जो है वो आईपीसी एप्लीकेबल होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी अप्लाई होगी और उसके अलावा हम कहेंगे पूरे भारत में आईपीसी अप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जो एक रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना था 2019 में, जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019, देखिए रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है वो 2019 के अकॉर्डिंग इसकी धारा 95 के अनुसार, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 95 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 के बाद से पूरे भारत में जो है वो अप्लाई किया गया, यानी कि ये जो है वो पूरे भारत में अप्लाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसकी धारा 95, यानी कि जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 95 के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये पूरे भारत में आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इंडियन पीनल कोड जो होता है ये पूरे भारत में जो है वो लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आईपीसी जो है वो बेस्ड है, आईपीसी जो होता है वो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन फेयर एंड रीजनेबल मेथड। फेयर एंड रीजनेबल मेथड्स के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो रीजनेबल एंड फेयर मेथड का मतलब होता है उचित और रिजु तरीके। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे रिजु व उचित तरीकों के ऊपर बेस्ड होता है। आईपीसी जो है वो फेयर एंड रीजनेबल मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि आईपीसी जो है वो उचित व रिजु तरीकों के ऊपर बेस्ड होता है। आईपीसी जो है उसमें सुधार किया गया था आईटी एक्ट 2000 के अनुसार, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं।
तो देखिए यहाँ पर अपन बोल सकते हैं सम प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। आईपीसी के कुछ प्रोविजंस जो है वो अमेंडेड किए गए हैं। अमेंडेड का मतलब होता है उसमें सुधार किया गया है। वो सुधार किया गया है आईटी एक्ट 2000 के अनुसार, यानी कि आईटी एक्ट 2000 के अनुसार जो होता है उसमें क्या किया गया है, सुधार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आईपीसी जो है उसमें कुछ प्रोविजंस जो है वो अमेंडेड किए गए हैं। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो है वो अमेंडेड किए गए हैं। देखिए पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अपराध की हम बात करते हैं तो अपराध क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचती है, किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन होता है, लोक विधि का उल्लंघन होता है, या फिर हम बात करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि समाज के नियम और कानून को, सरकार के नियम और कानून को या किसी कानून को अगर तोड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, उसने अपराध किया है और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, सज़ा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ भी मारता है तो यहाँ पर आईपीसी में सेक्शन 44 यानी कि क्षति का सेक्शन, इंजरी का सेक्शन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंजरी यानी कि क्षति में सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, आईपीसी की बात करते हैं। तो आईपीसी जो है वो इस प्रकार से हमारे भारत में दंड के बारे में बताता है। तो आइए एक बार हम दोबारा से इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड को स्वीकृति मिली है 6 अक्टूबर 1860 को। आईपीसी मौलिक विधि है, इसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। ये यहाँ पर क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, इसे मौलिक विधि कहते हैं। आईपीसी इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ है 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्स हुआ। आईपीसी जो है वो रिजु व उचित तरीक़ों के ऊपर आधारित है। पहले 488 सेक्शन थे, परंतु अब जो टोटल सेक्शन है वो 511 है और इसमें जो है 23 चैप्टर्स है। लॉन्गेस्ट चैप्टर 17 है, स्मॉलेस्ट चैप्टर 23 है। आईपीसी जो है वो अप्लाई होगी, पूरे भारत में लागू होती है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ। तो ये जो है रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 जो बना, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था, और इसमें धारा 95 के अनुसार आईपीसी जो है पूरे भारत में लागू होता है। आईपीसी अपराध की व्याख्या करता है। ध्यान दीजिएगा, पूरे आईपीसी में अपराध के बारे में वर्णन किया है, यानी कि आईपीसी के हर एक सेक्शन में केवल अपराध को डिफाइन किया है। जहां पर अपराध होगा वहां आईपीसी अप्लाई होगी, और जहां अपराध नहीं है वहां पर आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। लोक कार्य का उल्लंघन करना सामान्यतः अपराध कहलाता है। हमने बताया कि यहाँ पे अपराध को अंग्रेजी में ऑफेंस से डिफाइन किया गया है। ऑफेंस एक नैरो टर्म है। ऑफेंस को आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 में बताया गया है और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में बताया गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आईपीसी अप्लाई होती है तो आईपीसी का जो एग्जीक्यूशन होता है, आईपीसी का एग्जीक्यूशन जो होगा वो हमेशा सीआरपीसी में अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन, इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे, निष्पादन पढ़ेंगे। तो देखिए आईपीसी का जो निष्पादन होगा वो हमेशा सीआरपीसी में होता है। पहले आईपीसी अप्लाई होगी, उसके बाद में सीआरपीसी अप्लाई होती है। आईपीसी को फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग में के द्वारा गवर्नर की अनुमति मिली और लॉर्ड मैकाले इसके जनक कहे जाते हैं, और इसके कुछ प्रोविज़न जो है वो आईटी एक्ट 2000 में अमेंड हुए। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोगों ने आईपीसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, बने रहिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम, ताकि आपको और भी वीडियो अच्छे अच्छे मिल सकें। थैंक यू।